कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहाँ तेजी से बदलते मौसम की वजह से समुद्र का पानी बहुत ऊपर तक बढ़ गया था और इंसानों ने अंतरिक्ष में बसने का फैसला कर लिया था। इसके लिए धरती और चांद के ऑर्बिटल प्लेन्स के बीच शेल्टर्स बनाए गए और कई सालों तक ज्यादातर लोगों को वहाँ शिफ्ट किया गया। जब इंसान वहाँ अच्छी तरह बस गए तब शेल्टर्स 8, 12 और 13 ने खुद को एड्रियन रिपब्लिक घोषित कर दिया और बाकी शेल्टर्स पर हमले शुरू कर दिए। इसी के साथ अलाइड फोर्स और एड्रियन रिपब्लिक के बीच कई सालों तक चलने वाली जंग की शुरुआत हो गई। वहीं दूसरी तरफ धरती पर रहने वाले इंसानों की जिंदगी रोबोट्स के लिए गोला बारूद बनाने तक सिमट कर रह गई थी, जो इस जंग में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस आर्मी की सबसे बेहतरीन सोल्जर मशहूर कैप्टन मॉली थी। इस वक्त वो एक सुनसान शहर में थी, जहाँ एक धमाके के बाद उसकी आंख खुली। जैसे ही वो संभली, उसने देखा कि कई रोबोट्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मॉली ने बिना वक्त गवाए अपना बचाव शुरू कर दिया। अपनी सटीक शूटिंग और हथियार के साथ लगे हुक का चालाकी से इस्तेमाल करते हुए वो एक के बाद एक दुश्मन को खत्म करने लगी। ह्यूमनॉइड रोबोट्स को हराना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन तभी 4 टांगों वाला एक नया और काफी मजबूत रोबोट सामने आ गया, जिसे अकेले हराना आसान नहीं था। मॉली ने समझदारी से अलग अलग जगहों पर छिपकर अपनी पोजीशन बदली और मौका देखकर रोबोट पर ऐसा हमला किया कि वो आग की लपटों में घिर गया। लेकिन रोबोट भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके पास अपने एक्सटिंग्विशर्स थे और कुछ ही पलों में उसने आग बुझा दी और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर मॉली ने अपने हुक का इस्तेमाल करते हुए एक जाल बिछाया। जैसे ही रोबोट उसके करीब आया, उसने वो सारी बीम्स उसके ऊपर गिरा दी, जिससे रोबोट वहीं फंस कर रह गया। उसके बाद मॉली एक गाड़ी के पीछे छिप गई ताकि वो अपना आखिरी शॉट ले सके, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर गाड़ी के शीशे से लटक रही एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ गई। कुछ पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए रोबोट ने पहले ही उस पर गोली चला दी। मॉली जोर से पीछे जा गिरी, लेकिन जब उसने अपने टूटे हुए हाथ की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि वो तो एक एंड्रॉइड थी और उसे खुद इस बात का पता नहीं था। तभी अचानक एक अलार्म बजने लगा और पूरा शहर उसकी आंखों के सामने गायब होने लगा। आखिरकार सच्चाई सामने आई कि ये असली मॉली नहीं थी। असली मॉली तो कुछ साल पहले ही जंग के दौरान मर चुकी थी। अब साइंटिस्टों का एक ग्रुप उसके दिमाग की कॉपी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि एक बेहतरीन सोल्जर एंड्रॉइड बनाया जा सके, जिसे बड़ी संख्या में बनाकर जंग में भेजा जा सके। लेकिन अब तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि सिमुलेशंस के दौरान जिसमें मॉली की आखिरी लड़ाई को दोबारा रिक्रिएट किया जाता था, वो हर बार बिल्कुल उसी जगह पर हार जाती थी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हर बार उस पल पर क्यों नाकामयाब हो जाती थी। इस पूरी टीम की हेड मॉली की अपनी बेटी सोफी थी। उसे रोज अपनी माँ का चेहरा बार बार मरते हुए देखना पड़ता था। प्रोजेक्ट का डायरेक्टर रॉय भी टीम का हिस्सा था। उसने आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के लिए एक खास प्रेजेंटेशन रखने का फैसला किया। उसका मकसद उनके एंड्रॉइड को प्रमोट करना था, जिसे वो जुंग ई नाम दे रहे थे। रॉय की प्रेजेंटेशन में शाही खाना और जंग का पूरा इतिहास शामिल था, लेकिन सोल्जर्स को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने उससे कहा कि वो उन बातों से आगे बढ़े जो सब पहले से जानते थे। फिर वीडियो में दिखाया गया कि कैसे मॉली के न्यूरल कॉर्टेक्स को समझकर डेटा में बदला जा रहा था। इसी डेटा की मदद से सबसे एडवांस्ड कमांड एआई तैयार की जा रही थी। इसके बाद सोफी ने दिखाया कि सिमुलेशंस किस तरह उसके काम करने के तरीके को भी समझ रहे थे। लेकिन सोल्जर्स ने तुरंत एक बड़ी कमी पकड़ ली। ये एंड्रॉइड अब तक सिमुलेशन से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुई थी और पूरे प्रोजेक्ट का मकसद ही ये था कि अगर मॉली वो आखिरी लड़ाई नहीं हारती तो जंग कब की जीती जा चुकी होती। जब तक टीम मॉली की इस गलती के राज का पता नहीं लगा लेती, तब तक सरकार इन्वेस्ट नहीं करने वाली। फिर प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सोफी और रॉय ने अकेले में बातचीत की। रॉय ने उसे याद दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है। उसने ये भी कहा कि चेयरमैन को सोफी से बहुत उम्मीदें थी। रॉय ने 10 साल पहले चेयरमैन के लिए काम करना शुरू किया था, लेकिन वो जानता था कि सोफी को जब यहाँ लाया गया था तब वो एक छोटी सी बच्ची थी और अपनी माँ को खो चुकी थी। इसी वजह से रॉय उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता था। खैर, बाद में सोफी नए ऑफिसर सैम के साथ नए मॉडल की जांच करने लगी। अब मॉली के दिमाग के बचे हुए कुछ हिस्सों को एक्टिवेट किया गया, क्योंकि उसका दिमाग अब भी खुद को इंसान समझता था। इसलिए नकली मॉली अपने रोबोटिक शरीर को देखकर काफी घबरा गई। वो दर्द से तड़पने लगी और बुरी तरह चिल्लाने लगी। तब सोफी ने तुरंत उसके सेंसर्स बंद कर दिए। दर्द खत्म होते ही मॉली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चीख कर पूछा कि उन्होंने उसके साथ आखिर किया क्या था। फिर जांच के बाद पता चला कि उसके दिमाग की ये कॉपी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस पर आगे काम करना मुमकिन नहीं था, इसलिए सोफी ने उस मॉडल को नष्ट करने का हुक्म दे दिया। अब दिन का काम खत्म हो चुका था। सैम ने मौका देखकर बताया कि वो यहाँ काम करके कितना उत्साहित था। उसने कहा कि वो हमेशा से मॉली का बहुत बड़ा फैन रहा था। उसके लिए मॉली एक सच्ची हीरो थी। खैर, सोफी ने समझाया कि मॉली कभी हीरो बनना ही नहीं चाहती थी। वो जंग में शामिल सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि वो सोफी के इलाज का खर्चा उठा सके, क्योंकि बचपन में उसके फेफड़ों में एक ट्यूमर पाया गया था। हर बार जब उसकी माँ जंग पर जाती थी तो सोफी रोया करती थी और जिस दिन उसकी सर्जरी हुई उसी दिन उसकी माँ की भी मौत हो गई। कभी कभी सोफी सोचती थी कि शायद उसकी माँ अपनी इस कुर्बानी पर पछताती हो और उससे नफरत करती हो। ये सुनकर सैम ने कहा कि वो सीधा एंड्रॉइड से पूछ सकती है, क्योंकि उसके पास असली मॉली की सारी यादें मौजूद हैं। इस पर सोफी ने कहा कि वो इस बारे में सोचेगी, लेकिन लग रहा था कि वो सच जानने से डर रही थी।
उसके बाद सोफी घर जाने के लिए लोकल ट्रेन में बैठ गई। वहाँ उसने एक माँ को अपने बच्चे के साथ देखा और ये देखकर उसे अपनी माँ के साथ बिताया हुआ आखिरी दिन याद आ गया। उस वक्त सोफी अपनी सर्जरी के लिए तैयार हो रही थी और मॉली उससे जंग पर जाने से पहले गुड लक कहने आई थी। मॉली ने वादा किया था कि वो जरूर वापस आएगी। फिर उसने सोफी को जोर से गले लगाया और उसके गाल को सहलाया। फिर जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची तो सोफी अपना सालाना एथिक्स टेस्ट देने गई, जो हर इंसान को यह साबित करने के लिए देना पड़ता था कि वो एंड्रॉइड नहीं है। इस टेस्ट में भावनाओं और इंसानी नैतिकता से जुड़े सवाल पूछे जाते थे। फिर टेस्ट के बाद वो अपने डॉक्टर से मिली, जिन्होंने अफसोस के साथ बताया कि उसके फेफड़ों का ट्यूमर वापस आ गया है और उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। यानी बचपन की सर्जरी और उसकी माँ की कुर्बानी दोनों बेकार चली गई थी। डॉक्टर ने बताया कि सबसे बेहतर रास्ता ये होगा कि तुरंत उसके दिमाग की कॉपी बनाकर उसे एक प्रोस्थेटिक शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि आजकल कानून ऐसे लोगों की हिफाजत करता है। लेकिन ये सुरक्षा सिर्फ टाइप ए ट्रांसफर वालों को मिलती थी, जो बहुत महंगा था। टाइप बी भी था जो सस्ता था, लेकिन उसमें लोग अपने कई अधिकार खो देते थे, जैसे शादी करने का हक, आजादी से सफर करने का हक और बच्चा गोद लेने का हक। साथ ही उन्हें अपने दिमाग का पूरा डेटा भी इस्तेमाल करने के लिए देना पड़ता था। और फिर टाइप सी था, जिसमें इंसान को इंसान माना ही नहीं जाता था। इस ऑप्शन में दिमाग के डेटा का पूरा हक छोड़ना पड़ता था, जिससे कुछ कंपनीज उस डेटा की मालिक बन जाती थी। इसका मतलब था कि कंपनी उससे हजारों क्लोन्स बना सकती थी और जो इंसान ये ऑप्शन चुनता वो अब एक अलग व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन कम से कम उसे प्रोस्थेटिक शरीर मुफ्त में मिल जाता था। टाइप सी वही ऑप्शन था जो मॉली ने अपनी बेटी की सर्जरी के पैसे जमा करने के लिए चुना था। अब सोफी ने डॉक्टर से कहा कि वो इस बारे में सोचेगी और फिर वहाँ से निकल गई। वो डॉक्टर को रिचार्ज करने के लिए छोड़ गई, क्योंकि वो खुद भी एक एंड्रॉइड था। फिर बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त सोफी को वो दिन याद आया जब कंपनी के बड़े अधिकारी उसके घर आए थे और उसकी दादी से एक अग्रीमेंट पर साइन करने को कहा था। उस अग्रीमेंट के तहत कंपनी मॉली के दिमाग को एंड्रॉइड्स में इस्तेमाल कर सकती थी और बदले में वो सोफी की परवरिश का पूरा खर्चा उठाते। उन्होंने सोफी को मॉली का एक खिलौना भी दिया था और वादा किया कि उसकी माँ हमेशा एक हीरो के रूप में याद रखी जाएगी। लेकिन आज तक सोफी को समझ नहीं आया कि उसकी माँ का ये फैसला सही था या नहीं। खैर, दिन के आखिर में सोफी अपनी माँ के असली शरीर से मिलने गई, जो अब भी कोमा में था और एक खास चेंबर में रखा गया था ताकि उसका दिमाग खराब ना हो। फिर अगले दिन सोफी की टीम ने दिमाग की एक नई कॉपी तैयार की और उसे एक नए सिमुलेशन में टेस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार रॉय कुछ अलग करना चाहता था ताकि कोई नया रिजल्ट मिल सके। उसने सिमुलेशन शुरू होने से पहले एंड्रॉइड की टांग में गोली मारने का हुक्म दिया। जब मॉली सिमुलेशन में जागी तो उसके पैर की चोट से उसे भयानक दर्द हुआ और अपनी माँ को इतनी तकलीफ में देखकर सोफी भी परेशान हो गई। खैर, मॉली ने दर्द के बावजूद लड़ने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने उसे आसानी से दबा दिया और धीरे धीरे उसकी लड़ने की इच्छा कम होने लगी। लेकिन जैसे ही दुश्मन उसे मारने वाला था, उसके दिमाग का एक नया हिस्सा अचानक एक्टिवेट हो गया। मॉली फिर से खड़ी हो गई और उसने लड़ना जारी रखा। इस बार उसने सिर्फ अपनी पंचेस से रोबोट को हरा दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक दूसरे दुश्मन ने उसे गोली मार दी। अफसोस की बात थी कि उन्होंने ये नया ब्रेन भी खो दिया, लेकिन रॉय इस नई खोज से बहुत उत्साहित था और उसे कंपनी के बड़े अधिकारियों को दिखाने के लिए तैयार था। फिर अगले दिन पूरी टीम लैब से निकली और कंपनी के हेडक्वार्टर्स पहुंची, लेकिन चेयरमैन वहां मौजूद नहीं था। उसकी जगह उनकी मुलाकात प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम की हेड से हुई। वो रॉय की बातों पर हंसते हुए उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। रॉय तो बस यही सोचने में लगा हुआ था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम की जरूरत क्या है, क्योंकि पहले कंपनी में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था। कंपनी हमेशा से सिर्फ हथियार बनाती आई थी, इसलिए उसे डर था कि कहीं हथियारों की डेवलपमेंट को कम न कर दिया जाए। लेकिन उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूरी टीम को बिना किसी जवाब के वापस भेज दिया गया। फिर वापस लैब में जाते हुए रॉय बार बार उस नए डिपार्टमेंट की हेड को गालियां दे रहा था। फिर कुछ दिन बाद टीम नए एंड्रॉइड टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स का जायजा ले रही थी। तभी उन्हें खबर मिली कि चेयरमैन खुद उनसे मिलने आए हैं। मीटिंग के लिए जाते वक्त रॉय ने सोफी से पूछा कि तुम रेगुलरली अपना एथिक्स टेस्ट दे रही हो ना? उसने कहा कि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी ही माँ को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हुए उसकी मानसिक हालत ठीक है या नहीं, ये जानना जरूरी था। फिर जैसे ही दोनों ऑफिस में दाखिल हुए, रॉय अचानक जम सा गया। तब पता चला कि वो खुद भी एक एंड्रॉइड था, जिसे चेयरमैन ने अपने ही दिमाग की कॉपी से बनाया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि रॉय को सच का जरा भी पता नहीं था। चेयरमैन उनके पास एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया था। उसने बताया कि एलाइड फोर्स और एड्रियन रिपब्लिक एक समझौता साइन करने वाले थे, जिसका मतलब था कि जंग खत्म हो चुकी थी। अब हथियारों की डिमांड खत्म हो जाएगी। लेकिन चेयरमैन ने मॉली पर हुई रिसर्च को बेकार नहीं माना। उसका कहना था कि इस प्रोजेक्ट ने उन्हें एडवांस्ड एआई बनाने के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अब वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके घर का काम करने वाले और सर्विस वर्कर एंड्रॉइड्स बनाए जा सकते थे। चेयरमैन ने यह भी कबूल किया कि उसका असली इरादा अपना दिमाग रॉय के शरीर में ट्रांसफर करके अमर बनना था। लेकिन आखिर में उसने सिर्फ अपने दिमाग की कॉपी बनाई, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक मशीन के अंदर जिंदगी बिता सके। उसके मुताबिक मशीन के अंदर रहकर सब कुछ हमेशा नकली सा महसूस होता था। खैर, सोफी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदगी नकली लगती या असली। वो सिर्फ अपनी माँ के प्रोजेक्ट को जारी रखना चाहती थी। लेकिन चेयरमैन ने उसकी ये गुजारिश सीधे ठुकरा दी। फिर कुछ घंटों बाद टीम दोबारा काम पर लौट आई, क्योंकि प्रोजेक्ट बंद करने से पहले उसे ठीक तरीके से पूरा करना जरूरी था। हर सिमुलेशन में मॉली उसी जगह पर आकर मर जाती थी। रॉय इस बात से बुरी तरह गुस्से में था, क्योंकि वो दिमाग के उस नए एरिया को दोबारा से एक्टिवेट ही नहीं कर
पा रहे थे। आखिरकार उसने सोचा कि अब कुछ ज्यादा ही कठोर तरीके अपनाने का वक्त आ गया है। अब रॉय ने टीम को एंड्रॉइड एक्टिवेट करने और उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। इस वजह से सोफी को अपनी माँ को फिर से तकलीफ में देखना पड़ा। मॉली के दिमाग का पेन एरिया बहुत ज्यादा दर्द महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी वो दूसरा हिस्सा एक्टिवेट नहीं हुआ। निराश होकर रॉय ने एंड्रॉइड की टांगों पर गोली चलाने की कोशिश की ताकि उसकी चोट पिछले टेस्ट वाली चोट जैसी हो जाए। आखिरकार सोफी का सब्र टूट गया और उसने सिस्टम बंद कर दिया ताकि मॉली की तकलीफ खत्म हो सके। ये देखकर रॉय गुस्से से पागल हो गया और उसने बंदूक निकालकर सोफी को धमकी दी, लेकिन सोफी डरने वालों में से नहीं थी। वो अपनी जगह पर डट कर खड़ी रही। इससे पहले कि रॉय कुछ कर पाता, एक लेडी ने वहां आकर बताया कि चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। रॉय बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सोफी ने पूरी टीम का उनकी मेहनत के लिए शुक्रिया अदा किया। अब प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने का वक्त आ चुका था, लेकिन उसने सबसे ये जरूर कहा कि प्रोजेक्ट से जुड़ा सारा डेटा इकट्ठा करके उसे भेज दिया जाए। फिर कुछ समय बाद सोफी अपने फेफड़ों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए डेटा को समझने लगी, मगर तभी उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। किसी ने उसकी माँ के दिमाग की एक और कॉपी एक्सपोर्ट कर ली थी और उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। सच जानने के लिए सोफी जांच करने निकल पड़ी। जब वो सैम के कमरे के पास से गुजरी तो अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत कमरे के अंदर चली गई। अंदर जो मंजर था उसे देखकर वो सन्न रह गई। सैम एक नए एंड्रॉइड के साथ था जो लोगों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उस एंड्रॉइड का चेहरा अब भी मॉली जैसा ही था। तभी सोफी ने फौरन एंड्रॉइड को कंबल से ढक दिया। फिर गुस्से में सैम को शेल्फ के साथ धक्का दिया और उसे काफी बेइज्जत किया, लेकिन सैम ने सफाई दी कि वो सिर्फ अपने ऊपर से मिले हुए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उसने बताया कि घर के काम करने वाले एआईज के साथ साथ ऐसे कंपेनियन एंड्रॉइड्स भी बनाए जा रहे थे जो लोगों की भावनाओं को समझें, उनका साथ दें। और क्योंकि मॉली बहुत मशहूर थी तो लोग उसके जैसा एंड्रॉइड पाने के लिए बहुत पैसे देने को तैयार थे। आखिर मॉली की पर्सनैलिटी टाइप सी कैटेगरी में आती थी, जिसका मतलब था कि उसका डेटा कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। ये सब सुनकर सोफी का दिल टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो कमरे से बाहर निकल गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसे ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी, जब कंपनी ने उसे उसकी मर चुकी माँ का खिलौना तोहफे में दिया था। फिर कुछ देर बाद सोफी दोबारा लैब में पहुंची। इससे पहले कि प्रोजेक्ट हमेशा के लिए उससे छिन जाए, वो अपनी माँ के एंड्रॉइड के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन बेचारा डिप्रेस्ड रॉय पहले से वहाँ पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि चेयरमैन का भरोसा उस पर से उठ गया है, इसीलिए उनका प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। सोफी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और एंड्रॉइड चेंबर के अंदर चली गई। उसने पेन सेंसर्स बंद करके मॉली को जगाया। जब मॉली का ध्यान उसकी तरफ गया, सोफी ने उसे बताया कि उन्होंने उसे दुश्मनों से बचा लिया है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, इसलिए अब वो उसे सुकून से मरने में मदद करेगी। फिर जैसे ही सोफी उसे बंद करने वाली थी, वही दिमाग का हिस्सा अचानक फिर से एक्टिवेट हो गया, जिसे वो लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे। मॉली ने पूछा कि क्या उसकी बेटी सर्जरी से बच गई थी। ये सुनते ही सोफी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि दोनों बार दिमाग का ये हिस्सा इसलिए एक्टिवेट हुआ था क्योंकि मॉली को चिंता थी कि वो अपनी बेटी का हाल जाने बिना ही मर जाएगी। सोफी ने उसे बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उसकी बेटी ठीक हो गई थी, इसलिए अब वो चैन से जा सकती है। ये सुनकर मॉली को सुकून मिला। उसने कबूल किया कि उसे हमेशा एक बात का अफसोस रहा था। जंग के दौरान उससे वो छोटी सी गुड़िया खो गई थी जो उसकी बेटी ने सर्जरी से पहले गुड लक के तौर पर दी थी। इसी वजह से वो हर सिमुलेशन में उसी जगह हार जाती थी। असल में जब भी वो गाड़ी के अंदर लटकती हुई उस गुड़िया को देखती तो अपनी बेटी की याद और पछतावे की वजह से उसका ध्यान भटक जाता। सोफी ये सब और नहीं सुन पाई, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। दर्द और पछतावे में भरकर वो जोर जोर से चीखने लगी, पर फिर उसके दिमाग में आया कि एक आखिरी काम है जो वो कर सकती है। फिर अगले दिन सोफी ने प्रोजेक्ट बंद होने से पहले एक आखिरी सिमुलेशन की इजाजत मांगी। उसने टीम के बाकी मेंबर्स से कहा कि मैं पूरी तैयारी अकेले करना चाहती हूँ। फिर सबके जाने के बाद सोफी ने मॉली के दिमाग के उस अनजान हिस्से को डिलीट कर दिया। उसके बाद उसने मॉली के पास झुककर उसके कान में धीरे से बताया कि अगर ये आखिरी सिमुलेशन भी नाकामयाब हो गया तो उसके साथ आगे कितनी बुरी चीजें होने वाली हैं। आखिरी सिमुलेशन में भी मॉली हमेशा की तरह लड़ी और फिर से उसी जगह पर पहुंचकर मर गई। तब सैम ने कुछ अजीब रीडिंग्स देखी। डेटा दिखा रहा था कि इस बार दिमाग का रिस्पॉन्स पहले से कमजोर था, लेकिन रॉय को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से प्रोजेक्ट तो वैसे भी खत्म हो चुका था। फिर बाकी लोग एंड्रॉइड को वहां से ले गए और रॉय भी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने भी डेटा में कुछ अजीब देखा था। वो तुरंत लैब की तरफ दौड़ा और वीडियो रिकॉर्डिंग को स्लो मोशन में दोबारा चलाने को कहा। इससे उसे पता चला कि मॉली को असल में गोली लगी ही नहीं थी, उसने तो सिर्फ गोली लगने का नाटक किया था और हमेशा की तरह उसी जगह पर गिर गई थी। ये देखते ही रॉय ने इमरजेंसी अलार्म चालू कर दिया। अलार्म बजते ही मॉली ने उसे ले जा रहे एम्प्लॉइज को बेहोश कर दिया। जब सब लोग इमरजेंसी की तैयारी कर रहे थे तो सोफी दौड़कर लैब में पहुंची और प्रोजेक्ट का सारा असली डेटा डिलीट कर दिया। मॉली भागने का रास्ता ढूंढने लगी और इसी दौरान वो एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जो उसके जैसे दिखने वाले दर्जनों रोबोट्स से भरा हुआ था। वो अभी इस सच को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि रॉय के सिक्योरिटी रोबोट्स की फौज वहां आ पहुंची और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन मॉली एक महान फाइटर थी और उसने आसानी से रोबोट्स को धूल चटा दी। जब एक रोबोट ने उसे मेंटेनेंस मशीन के साथ दबा दिया, तब भी उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रोबोट के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। इतने में एक रोबोट ने पीछे से उसे जोरदार लात मार के गिरा दिया, फिर उसे खत्म करने की कोशिश की। इसी वक्त सोफी वहां पहुंच गई और सही समय पर रोबोट को डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद उसने मॉली से कहा कि अब वो दोनों इस लड़ाई में साथ हैं। मॉली ने उस पर भरोसा कर लिया क्योंकि ये वही आवाज थी जो उसे अपने सपनों में सुनाई देती थी।
कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी रोबोट्स की एक और टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने एक दूसरे एंड्रॉइड को सोफी को ले जाने दिया और खुद मॉली पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने उसकी बॉडी चेक की तो वो देखकर हैरान रह गए कि मॉली का शरीर खाली था। फिर सिक्योरिटी कैमरास देखने पर पता चला कि सोफी ने अपनी माँ के दिमाग की कॉपी को असली बॉडी से निकालकर एक सिक्योरिटी एंड्रॉइड के अंदर ट्रांसफर कर दिया था ताकि वो बिना किसी शक के वहां से निकल सके। और सिक्योरिटी को धोखा देने के लिए उसने अपनी माँ वाले चेहरे की खाली बॉडी वहीं छोड़ दी थी। अब सोफी मॉली को लेकर ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला कि ट्रेन उतनी खाली नहीं थी जितना उसने सोचा था। असल में रॉय पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, रॉय ने सोफी पर इल्जाम लगाया कि चेयरमैन ने उसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी वो एहसान फरामोश निकली। उसने मॉली से भी कहा कि वो अपनी बेटी से दूर हो जाए। ये सुनकर मॉली हैरान रह गई, क्योंकि उसे तब पता चला कि सोफी ही उसकी छोटी सी बेटी है। लेकिन सोफी ने बीच में बोलते हुए समझाया कि उसने अपनी माँ की यादों से अपने बारे में सारा डेटा मिटा दिया है। वो चाहती थी कि मॉली एक नई जिंदगी शुरू करे बिना किसी और कुर्बानी और दर्द के। लेकिन तभी प्रोजेक्ट बर्बाद करने का बदला लेने के लिए रॉय ने सोफी के कंधे पर गोली चला दी। ये देखते ही मॉली ने उस पर हमला कर दिया और उसी की बंदूक से उसे गोली मार दी। लेकिन रॉय फिर भी उठ खड़ा हुआ। इस दौरान उसकी नजर शीशे में दिख रही अपनी रिफ्लेक्शन पर पड़ी। गोली से हुआ नुकसान उसकी असली पहचान सामने ले आया था। अब उसे पता चल गया कि वो भी एक एंड्रॉइड था। तभी सोफी ने उसे चेयरमैन का छोटा खिलौना कहा और ये बात सुनते ही रॉय के सिर पर खून सवार हो गया। अब वो अपने एंड्रॉइड शरीर की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता था। उसने मॉली पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी भयानक थी कि दोनों एक दूसरे को ट्रेन के कैबिन में इधर उधर फेंकने लगे और पूरी ट्रेन पटरियों पर जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही देर में रॉय ने मॉली को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन मॉली ने जानबूझकर अपनी पकड़ छोड़ दी और ट्रेन के बाहर से घूमकर दूसरी खिड़की से वापस अंदर आ गई। इसी दौरान एक दूसरी ट्रेन पर और सिक्योरिटी रोबोट्स पहुंच गए। उन्होंने दोनों ट्रेन के डिब्बों को एक साथ जोड़ दिया और वो भी मॉली का मुकाबला करने पहुंच गए। लेकिन मॉली ने अपने सटीक निशानों और तेज हमलों से सबको आसानी से हरा दिया। रॉय ने इस मौके का फायदा उठाया और एक हुक की मदद से मॉली को पकड़ लिया। जब सोफी ने अपनी माँ को मुश्किल में देखा तो वो रोबोट को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोबोट ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अपनी बेटी को खतरे में देखकर मॉली और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उसने बचे हुए सारे रोबोट्स को तबाह कर दिया और रॉय को लात मारकर ट्रेन से बाहर गिरा दिया। लेकिन रॉय एक रोबोट के हुक का इस्तेमाल करते हुए वापस ट्रेन में आ गया। अब दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई, मगर इसी बीच ट्रेन शहर के पास पहुंच गई। ये साफ था कि दोनों डब्बे ज्यादा देर तक आसमान में झूल नहीं पाएंगे। तभी सोफी को रोबोट्स के गिराए हुए हथियारों में से एक मिल गया। उसने एक हुक चलाया जिसे मॉली ने पकड़ लिया। इस तरह उसने अपनी माँ को पहले डिब्बे में वापस खींच लिया। दूसरा डिब्बा नीचे गिर गया और रॉय उसके साथ ही चला गया। आखिरकार ट्रेन पहाड़ी इलाके में पहुंचकर रुक गई। अब मॉली अपनी बेटी के गोली वाले जख्म का इलाज करना चाहती थी, लेकिन दोनों को पुलिस के करीब आने की आवाज सुनाई देने लगी। तब सोफी ने शांत आवाज में कहा कि वैसे भी उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सोफी चाहती थी कि मॉली वहां से भाग जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे, जहां वो पहली बार अपनी बेटी की चिंता करने के बजाय खुद के लिए जी सके। कुछ देर सोचने के बाद मॉली ने उसकी बात मान ली, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। फिर उसने उसके गाल पर प्यार से सहलाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में किया करती थी। अपनी माँ को जाता देख सोफी ने मन ही मन उन्हें अलविदा कहा। उसके बाद सोफी ने अकेले ही अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन इस सुकून के साथ कि उसके दिल के सारे अधूरे सवालों को आखिर जवाब मिल गया था। दूसरी तरफ मॉली पहाड़ों के बीच दौड़ती चली गई। वो हर उस इंसान से दूर जा रही थी जो दोबारा उसका इस्तेमाल करना चाहता था। अब आखिरकार उसके पास वो चीज थी जो उसे जिंदगी भर कभी नहीं मिली थी, अपनी मर्जी से जीने की आजादी।